नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अखिल स्वामी। आज का विषय है कि जो ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल के लिए निर्णय लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो जो भक्त मंडली है वो बहुत ज्यादा खुश है। व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा सूचनाएं फैलाने का प्रयास कर रही है, जैसे इंडिया गठबंधन में कोई गांठ पड़ गई हो, कोई समस्या पैदा हो गई। ये जब से इंडिया का गठबंधन बना है तब से कई चर्चाओं में मैंने ये बात कही है। पहली बात तो ये, इंडिया गठबंधन ने कभी ये नहीं कहा कि जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उसमें हर जगह 1-to-1 फाइट होगी। ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा जगह पर 1-to-1 फाइट होगी, और जहां पे रणनीतिक रूप में यह आवश्यक होगा विपक्ष को मजबूत करने के लिए कि वहां फ्रेंडली फाइट्स हों या फाइट्स हों, वहां पे 1-to-1 फाइट नहीं होगी। जैसे केरला का उदाहरण है, जैसे वेस्ट बंगाल का उदाहरण है, जैसे पंजाब में भी कुछ सीटों में उदाहरण है, जहां पे अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में, लेफ्ट और कांग्रेस केरला में, और टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस वेस्ट बंगाल में अगर एक गठबंधन बना ले, इसका फायदा बीजेपी को होगा। देखिए, स्पष्ट बात है, वेस्ट बंगाल के लिए तो बहुत स्पेसिफिकली बिल्कुल सत्य है। वेस्ट बंगाल के अंदर लंबे समय तक लेफ्ट का शासन रहा, और लेफ्ट के सामने कांग्रेस क्योंकि नहीं अच्छी तरह से लड़ रही थी, ऐसा ममता दीदी को लगा, तो कांग्रेस की एक दिग्गज नेता होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, तृणमूल कांग्रेस बनाई, और वहां की जनता ने यह स्वीकार किया कि अगर वामपंथियों के लंबे शासन से कोई छुटकारा दिला सकता है तो उन्होंने टीएमसी का साथ दिया, और ममता दीदी आज की तारीख में वहां की मुख्यमंत्री हैं, और बड़ी संख्या में उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहां जीते। लेकिन ये क्योंकि पहले वामपंथियों का शासन रहा और अब क्योंकि टीएमसी का शासन है, तो टीएमसी के समर्थकों के बीच में और लेफ्ट के समर्थकों के बीच में एक नैसर्गिक परस्पर वैमनस्य है, आपसी संघर्ष है। क्योंकि जब ये संघर्ष हुए तो किसी के पिता, किसी के चाचा, किसी के दादा, लेफ्ट वालों ने टीएमसी वालों के साथ कुछ किया होगा जो टीएमसी के समर्थक स्वीकार नहीं करते, और जब टीएमसी का शासन आया तो टीएमसी वालों ने भी कुछ किया होगा, वामपंथी उसको स्वीकार नहीं करते। उसकी वजह से इस बात की संभावना बहुत कम है कि जो लेफ्ट का परंपरागत वोट बैंक है वो टीएमसी को वोट करे, चाहे गठबंधन हो या ना हो। और इसी प्रकार से टीएमसी का जो वोट बैंक है वो किसी भी स्थिति में लेफ्ट के लिए वोट नहीं कर सकता, चाहे गठबंधन हो या ना हो। पिछली बार जो 18 सीटें बीजेपी को मिली और विधानसभा में भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, उसका मुख्य कारण यह था कि जो टीएमसी का विरोधी वोट था वो ये समझ गया कि लेफ्ट लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए वो सारा का सारा वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट हो गया। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जो वामपंथियों का वोट था, तो ये, बल्कि आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक नारा चला था लेफ्ट सपोर्टर्स के बीच में, पहले राम फिर बाम। इसका मतलब यह है कि हम बीजेपी को जिता देंगे लेकिन टीएमसी को नहीं जीतने देंगे, दीदी को नहीं जीतने देंगे। उसकी वजह से जो फाइट थी वो सीधी की सीधी विधानसभा में और लोकसभा में टीएमसी के और बीजेपी के बीच हो गई, और उसका फायदा बीजेपी को मिला। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है, किसी को भी जो थोड़ी भी राजनीतिक समझ है वेस्ट बंगाल के अंदर, कि अगर टीएमसी और वामपंथियों के बीच में तो समझौता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जो टोटल वोटर है वो पोलराइज्ड है। जैसे आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में या बिहार के अंदर कोई थर्ड फोर्स बनने की कोशिश करे, जैसे तेलंगाना में बीआरएस बनने की कोशिश की और उनकी नजदीकियां बीजेपी से दिखाई पड़े, तो जनता ने उन्हें हरा दिया। क्योंकि जनता को यह लगा कि जो बीजेपी का एंटी वोट है वो सारा का सारा कांग्रेस की तरफ चला गया। उन्हें लगा कि बीआरएस तो बीजेपी को सपोर्ट करती है,
और अगर हमें बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस के साथ आना है। तेलंगाना में हो गया, यही कर्नाटका में हुआ। कर्नाटका के अंदर आप देखिए जेडीएस के वोट बैंक में सबसे ज्यादा क्षरण हुआ, क्योंकि जेडीएस के वोटर को यह लगा कि भाई जेडीएस तो गलवैया कर रही है बीजेपी के साथ, और अगर इनको वोट दिया फायदा कुछ नहीं होगा, तो अपोजिशन वोट को यूनाइट करने, डिवाइड करने की क्या आवश्यकता। और वहां पे कांग्रेस अच्छी तरह से जीती। इसी प्रकार की स्थिति वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ये एक रणनीतिक समझदारी है जिसको मैं दाद देता हूं, बल्कि ममता दीदी का और कांग्रेस का भी। पहले भी कहा जा रहा था कि अधीर रंजन चौधरी क्यों बोल रहे हैं और ममता दीदी के लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का नैरेटिव बनाना आवश्यक था वेस्ट बंगाल के वोटर के लिए। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वामपंथ जितना मजबूत होगा वेस्ट बंगाल के अंदर, कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, और वामपंथ और कांग्रेस जितना मजबूती से लड़ेंगे, उससे बीजेपी उतनी कमजोर होगी। यही बात पंजाब के अंदर है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी है, आज स्ट्रांग पार्टी है, विधानसभा में लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने की है, और पिछली बार की लोकसभा में कांग्रेस के बहुत ज्यादा कैंडिडेट जीते हैं। कांग्रेस भी एक मजबूत पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी मजबूत पार्टी है, बीजेपी उतनी मजबूत पार्टी नहीं है। अकाली दल थोड़ा मजबूत है, बीएसपी मजबूत है, लेकिन बीजेपी मजबूत नहीं है। तो गांव के स्तर पे जहां पे पोलराइज है वोटर, या तो कांग्रेस की तरफ है या आम आदमी पार्टी की तरफ है, वहां पे अगर आप गठबंधन कर लेंगे, तो जो कांग्रेस का वोटर है, जो आम आदमी पार्टी को के वर्कर को देखना नहीं पसंद करता, वो बीजेपी को वोट दे देगा, वो अकाली दल को वोट दे देगा। वो अपने प्रतिद्वंदी को वोट क्यों देगा? गांव गांव के अंदर पोलराइजेशन हो जाएगा और बीजेपी को उसका फायदा मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ है, ये उसी रणनीति के तहत हुआ है। इसलिए कभी ये नहीं कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन 1-to-1 फाइट करेगा। केरला के अंदर भी नहीं होगा। केरला के अंदर अगर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाए, तो जो लेफ्ट का वोटर है वो कहेगा कि भाई यहां कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है, मैं कांग्रेस को वोट क्यों दूं, मैं चलो बीजेपी को दे देता हूं, तो बीजेपी को स्पेस मिल जाएगी। यही गलती की थी जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में, यही गलती की थी अकाली दल ने पंजाब में, और यही गलती की थी शिवसेना ने महाराष्ट्र ने, कि उन्होंने कांग्रेस को हराने के चक्कर में बीजेपी को पैर रखने की जगह दे दी, और बीजेपी ने पैर रखते रखते शिवसेना को पीछे कर दिया, अकाली दल को पीछे कर दिया, और जनता दल यूनाइटेड को पीछे कर दिया, और उभर कर एक शक्ति बनकर सामने आ गई। ये अपोजिशन के जितने भी बीजेपी के एलाई हैं, बात समझ में आ गई उनको, इसीलिए उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने कहा बीजेपी तो हमें निगल जाएगी, बीजेपी तो हमें खत्म कर देगी। तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यकता है हमें कि अगर हमें अपने जड़ को बचाए रखना है, तो हमें गठबंधन नहीं करना है। तो ये जो एक प्रकार का एक रणनीतिक स्ट्रैटेजी। अब असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यह है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती जी के, बहन जी के कैंडिडेट्स की आप जरा रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड देख लें। बहन जी ने ज्यादातर सीटों पे मुसलमान कैंडिडेट लड़ाए थे या यादव कैंडिडेट लड़ाए थे, और यही ओवैसी साहब ने किया था। ओवैसी साहब ने भी ज्यादातर सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट उतारे थे। अब जब ओवैसी साहब भी मुसलमान कैंडिडेट उतारेंगे, बहन जी भी मुसलमान कैंडिडेट उतारेंगी, और ये सबको पता है कि जो मुसलमान वोटर है, जो कि बीजेपी की रणनीति से या उसका जो भी एक वोट बैंक है उसके साथ जाने को तैयार नहीं है, तो वो बटा 5-5, 10-10 हजार वोट मिले ओवैसी साहब के लोगों को, और ओवैसी साहब ने और बहन जी ने इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद की, और बीजेपी उत्तर प्रदेश का विधानसभा जीत गई। अब ये देखना है, असली मुद्दा ये देखना है कि वहां पे टीएमसी में जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, जहां टीएमसी के जीतने की संभावना सब जानते हैं, कांग्रेस को भी पता है यहां टीएमसी जीत जाएगी, लेफ्ट को भी पता है यहां टीएमसी जीत जाएगी, वहां क्या वो कैंडिडेट खड़े करते हैं जो कि टीएमसी के वोट बैंक को खतरा महसूस कराते हैं, या वो कैंडिडेट खड़े करते हैं जो बीजेपी के वोट काटता है? और जब ये चुनाव घोषित हो जाएंगे, कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आ जाएगी, तो लिस्ट सामने आने से ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो थर्ड फ्रंट वहां बन रहा है एक प्रकार का, वेस्ट बंगाल के अंदर या पंजाब के अंदर कुछ हद तक संभावना है, ये बीजेपी का फायदा उठाने के लिए, नुकसान करने के लिए है, या इंडिया अलायंस का फायदा करने के लिए? जैसे बहन जी का भी रोल अगर थर्ड फोर्स की तरह वो लड़ती हैं,
और लेट अस बी वेरी फ्रैंक, अगर वो मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करती हैं तो इंडिया अलायंस का नुकसान करना चाहती हैं। अगर वो सवर्ण वोट अपने कैंडिडेट खड़े करती है, इसका माने इंडिया अलायंस का, क्योंकि सवर्ण वोट जो है वो ज्यादातर 80-85%, 90% बीजेपी का वोटर है आज की तारीख में। तो बहन जी अगर किसी ब्राह्मण या ठाकुर या बनिया को टिकट देती हैं तो मानी बात है कुछ वोट तो अपनी कास्ट का लाएगा ही, बाकी दलित ले आएगा, मुसलमान तो नहीं जाएगा क्योंकि वो पोलराइज है पूरी तरह से। तो ये असली जो मुद्दा है कि ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने की आवश्यकता है, फ्रेंडली फाइट कराने की आवश्यकता है, जिससे इंडिया अलायंस के अपोजिशन के वोट डिवाइड ना हो और बीजेपी को पैर जमाने का मौका ना मिले। तो ये जो एक व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे ये एक अफवाह फैलाने का प्रयास हो रहा है कि इंडियन गठबंधन टूट गया है, वास्तविकता में इंडिया, राहुल गांधी वेस्ट बंगाल जाते हैं, ममता दीदी उनको ज्वाइन नहीं करती हैं, लेफ्ट के लोग उनको ज्वाइन करते हैं। तो लेफ्ट का जो वोटर है, जो लेफ्ट का सपोर्ट बेस है, जो कांग्रेस का सपोर्ट बेस है, वो एक तरह से जागृत होगा, खड़ा होगा, और खड़ा होने से एक हवा फैलेगी कि लेफ्ट और कांग्रेस मजबूती से टीएमसी से लड़ रहे हैं और बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो वो वोट डिवाइड नहीं होगा और डाइवर्ट नहीं होगा बीजेपी की तरफ। तो बीजेपी को जो पिछली बार 18 सीटें मिली थी उनमें बहुत तेजी से घटोतरी आने की आवश्यकता है। जैसे उड़ीसा के अंदर हुआ, आपने देखा गिरधर उमांग जो बहुत पुराने तपे तपाए नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, और जो कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पे भी रहे और फिर बीजेपी में चले गए थे और अभी लौट कर फिर कांग्रेस में आए हैं। इसका मतलब यह है कांग्रेस में अगर उड़ीसा में कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी तो वहां की लड़ाई जो है बीजेडी और कांग्रेस के बीच में हो जाएगी, बीजेपी सरक जाएगी नीचे। यही आंध्र प्रदेश में हो रहा है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर का बेटे की सत्ता है और वाईएसआर की बेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाल लिया है और वो सघन रूप से पदयात्रा कर रही हैं। पिछली बार के चुनाव में भी अपने भाई को उन्होंने मदद की थी और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वाईएसआर कांग्रेस के हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इसका माने हवा उसी प्रकार से बदलनी शुरू हो गई है जैसे तेलंगाना में बदली थी। और वहां की लड़ाई भी मुख्य तौर पर, वैसे खैर वहां बीजेपी वैसे भी नहीं है, टीडीपी है, लेकिन कांग्रेस का टीडीपी से भी गठबंधन होता है तो भी फायदा है, नई गठबंधन हुआ तो भी फायदा है, क्योंकि लड़ाई जो है अगर वो टीडीपी कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के बीच में होगी तो बीजेपी का वोट बैंक 1-2% पे समझ जाएगा और उसको एक भी सीट नहीं मिलेगी। अगले चुनाव में 2024 में जो बीजेपी की सीटें कम करने की आवश्यकता है वो करीब 30 सीटें आवश्यक हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पे चढ़ने के लिए, रोकने के लिए। और इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक अलायंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जहां पे एक एक सीट पर लड़ाई होगी। अब जैसे आपने देखा अखिलेश यादव ने जो निर्णय लिए हैं, जो वो सिटिंग विधायक हैं जो अपने एरिया में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और बहुत अच्छा कंटेस्ट कर सकते हैं और जातीय समीकरण भी उनके पास हैं और पीडीए अलायंस के तहत भी उनकी मजबूत पकड़ है, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाएंगे जैसे बीजेपी ने किया छत्तीसगढ़ में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, जो अपने बड़े बड़े नेता हैं, अपने एरिया में जो पॉपुलर हैं, जो विधानसभा का चुनाव भी जीत सकते हैं और लोकसभा का चुनाव भी जीत सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और ये चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि इसमें अगर जीत हो गई तो लोकतंत्र बच गया और एक सांप्रदायिक का तो जो वातावरण बना हुआ है और हिंदू मुसलमान का जो पोलराइजेशन करने का प्रयास हुआ है वो ठप हो जाएगा, वरना वो बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद अगले इलेक्शन के बारे में इंडिया अलायंस को सोचने की आवश्यकता नहीं है, उनका किस्सा वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस लड़ाई में मुझे ऐसा लगता है, जो मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, यही जो युवा नेता भी हैं बड़े, राजस्थान के अंदर भी यही हो रहा है, जो ऐसे नेता हैं जिन्होंने विधानसभा में चुनाव जीता है, कांग्रेस कोशिश कर रही है उनको पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाए, क्योंकि अगर वहां जो भी गेन होगा राजस्थान के अंदर या हरियाणा के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर या गुजरात के अंदर, जैसे भरूच की सीट है, अब भरूच की सीट पर आदिवासी बाहुल्य है, मुसलमान बाहुल्य है, वहां पे अगर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करके लड़ेंगे जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कौन लड़ता है एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन से लड़ेंगे तो भरूच की सीट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का दुष्प्रचार हो रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट गया या कमजोर हो गया, ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इसी प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है
केवल हमको उसके अंदर की जो रणनीति और राजनीति है उसको समझने की आवश्यकता है। जो राजनीतिक दांवपेच बीजेपी हमेशा से दिखाती आई है उसकी ये तोड़ है। और कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने राहुल गांधी जिस प्रकार से यात्रा में निकलकर जनता को जागृत कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमने हवा बदलते देखा है, आसाम में आपने हवा बदलते देखा है, और जब वो वेस्ट बंगाल में और बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे और इधर पीडीए की राजनीति और उधर जो बैकवर्ड राजनीति बिहार की है वो इस प्रकार से तूफान पकड़ेगी। और तब तक ये 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है ये भी पुराना हो जाएगा। चुनाव शायद सुन रहे हैं 16 अप्रैल को होगा ऐसा, क्योंकि जो 22 तारीख का वेट था वो हो गया है। हो सकता है उन्हें लगे कि नहीं वो अभी एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हुआ जो अयोध्या कर सकता था, हो सकता है इलेक्शन 16 अप्रैल को ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो हुआ है ये एक स्ट्रेटेजिकली हुआ है जिससे बीजेपी को वेस्ट बंगाल में स्पेस न मिले। ऐसी कोई भी घटना होगी यू शुड टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। और उसके बाद यह समझना चाहिए कि इंडिया गठबंधन एक रणनीति बनाकर चुनाव लड़ रहा है और इस बार का चुनाव बहुत रोचक होगा, बहुत आनंद आएगा। और परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि लोकतंत्र जीते, भारत जीते, भारत की देश की जनता जीते और हम लोगों के कष्ट दूर हों और अच्छे दिन आए। नमस्कार।